हेलो एवरीवन, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ टुडेज पहाड़ी ग्रुप में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जेएंडके में जो रिजर्वेशन है उसको लेके बहुत सा ह्यू एंड क्राई है। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने रिजर्वेशन को इनकॉर्पोरेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनका मोटिव था कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं या जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए और उन्हें इक्वालिटी दी जाए। लेकिन जेएंडके की पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के साथ आज भी कहीं ना कहीं कुछ पार्टीज जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन करती हैं। कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन जो है वो पॉलिटिकल वॉर जो है उसमें कन्वर्ट हुई दिखती है। और आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत टॉवरिंग पर्सनालिटी हैं जिन्होंने पहाड़ी मूवमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। और उनकी वजह से अगर आज हमारी पहाड़ी जो ग्रुप है यानी पहाड़ी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिली है तो उसके पीछे इनका सबसे बड़ा हाथ जो है, हम उसे कंसिडर करते हैं कि सबसे बड़ा हाथ जो है वो इन्हीं का है। तो सबसे पहले मैं आप सबके सामने वेलकम करना चाहती हूँ मिस्टर मोहम्मद इकबाल मलिक साहब जी का, जो कि एक रिटायर्ड केएस ऑफिसर हैं, मेंबर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, एडवाइजरी मेंबर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी बीजेपी जेके यूटी, सह प्रभारी माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी जेके यूटी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टुडेज पहाड़ी ग्रुप में। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पहाड़ी का जो स्ट्रगल है वो बहुत लॉन्ग स्ट्रगल है, बहुत डिकेड्स के बाद, 50 साल के बाद कहीं पहाड़ी को जाके उनका हक जो है वो मिला, जिसमें इस स्ट्रगल में सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ा रोल जो है वो आपका है। ये सारी कम्युनिटी जो है जानती है। लेकिन इस बार बार जब से हमें ये स्टेटस जो है, एसटी स्टेटस जो है पहाड़ी कम्युनिटी को मिला है 2024 से, तब से लेके अभी तक जो है वो कंटिन्यूसली ये जो मैटर है वो कंट्रोवर्शियल रहा है। रादर देन कि कम्युनिटी को कंसर्न करने के बजाय ये पॉलिटिकल वॉर में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ, आज हजारों लाखों पहाड़ी जुड़े हैं हमारे साथ ये जानने के लिए कि क्या ये सच में पॉलिटिकल वॉर है या कोई पार्टी कंसर्न है कहीं ना कहीं पहाड़ीज को लेके। तो आपकी इस पे क्या राय है? प्रीति मैम, शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आपने मुझे पहाड़ी लोगों के सामने या जनरल अवाम के सामने रूबरू किया। देखिए, ये जो रिजर्वेशन का इशू इस वक्त बना हुआ है, ये पहले तो कभी इस पर किसी ने कोई एतराज नहीं किया। ये जब पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली तो उसके बाद क्या में गोइयां होने लगी, और खासकर पिछले इलेक्शन में कुछ पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना अपना मंशूर जो है, मैनिफेस्टो होता है, वो जारी किया। और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर था उसमें उन्होंने ये दिया था कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम रिजर्वेशन को रिव्यू करेंगे। दैट इज पार्ट ऑफ देयर मैनिफेस्टो। तो वहीं से ये बात निकल के सामने आई थी कि कश्मीर से खासकर कि वहां से जो है ये आवाज उठी थी कि भाई जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको जो रिजर्वेशन है वो कम है, और ये जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको डिसप्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन जो है ये रिजर्वेशन दी गई है। और उसमें डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली जो है ये टारगेट पहाड़ी को जो है कबीला है उसी का ये ज्यादा लोग जिक्र करते थे। और चूंकि नई रिजर्वेशन तो इसी तबके को मिली थी, तो मैं समझता हूँ कि उसी को ये बेस बनाकर ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने, और मैं ये समझता हूँ कि भाई कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी थी कि चूंकि ये जो एसटी स्टेटस हमें दिया था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने दिया था। और पिछले 50 साल से जो हमारी जदोजहद थी, सब पार्टियों की, मतलब कांग्रेस की ज्यादातर गवर्नमेंट वहाँ दिल्ली में रही है, और यहाँ स्टेट में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो दिल्ली वाली सरकार के साथ जो है अलायंस में रही है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। और आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
एक हमारी देरीना जो जदोजहद थी वो हमारी बात मानते हुए एक इंसाफ किया और हमारी कमेटी के साथ हमें ये दिया, उसके बाद ही ये बातें सामने आई। ये ज्यादा मैं समझता हूँ कि उनके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में ये उन्होंने दिया था, उससे लगता था कि इलेक्शन के बाद ये इस चीज को उभारेंगे और इस चीज का जो है ये चीज एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आएगी। हाँ जी, बिल्कुल सर, ये एक पॉलिटिकल वॉर जो है उसमें कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी को छोड़ के कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो पहाड़ी कम्युनिटी के कंसर्न को समझे, उनके दर्द को, उनकी उनकी जो कंडीशंस है उनको समझे। तो आज हमारे लिए हम उस एक डेड एंड पे खड़े हैं कि जहां इतने स्ट्रगल के बाद भी हम अपनी जो मिली हुई हमारी जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही है हम उसको अवेल नहीं कर पा रहे। सर मैं आपसे एक बात पूछूंगी, आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं हमें हमें मतलब पहाड़ीज को जो है वो एक माइंड गेम जो है वो हमारे साथ चला रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि इसके पीछे पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो अनअवेयर है अपने राइट्स को लेके, और कहीं ना कहीं जब मौका मिला पहाड़ी कम्युनिटी को अपने लिए कुछ करने का तो शायद वो मौका वो गवा गए, क्योंकि वो खुद ही अनअवेयर थे अपनी इस चीज को। आपको लगता है कि आज ये जितना भी सिनेरियो है उसके पीछे क्या पहाड़ी कम्युनिटी खुद रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, ये आपको भी पता है, आप भी इस मूवमेंट के साथ एसोसिएट रही हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कभी हमें या भारतीय जनता पार्टी ने कभी हमें ये नहीं कहा कि हम आपको एसटी देंगे और आप हमें वोट दो, लेकिन हम ही खुद जाकर दिल्ली में जाकर और हमारी सारी लीडरशिप हम जाकर कमिटमेंट करते थे कि अगर आप हमें एसटी दोगे तो हम आपको जो है वोट देंगे और आपको हम पावर में लाने की कोशिश करेंगे। और खासकर पुंछ रजौरी की जितनी भी सीटें थी उस पर हमने, हमारी ये कमिटमेंट थी कि तकरीबन सारी की सारी सीटें, चूंकि हर सीट पर मेजॉरिटी जो है वो पहाड़ी तबके की है और हमारा ये अंदाजा था कि ये सारी सीटें हम जीतेंगे। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो पहाड़ी आपस में तकसीम हो गए, हर जगह दो दो लोग खड़े हो गए, तीन तीन लोग खड़े हो गए और फिर पहाड़ियों ने ही अपने कैंडिडेट्स के अगेंस्ट जो है वो वोट दिए और नतीजा ये हुआ कि वोट तो हमने लिया भारतीय जनता पार्टी को, पहली दफा राजौरी पुंछ में बहुत बड़ी तादाद में वोट मिला। मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस है जिसकी वजह से सर आपकी आवाज जो है वो क्रैक हो रही है, आवाज नहीं आ पा रही है हमें। हाँ जी, हाँ जी सर, अब आप बताइए, आपकी आवाज आवाज कट रही थी सर, अब बताइए। कट गया था। हाँ जी सर, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ अब आ रही है। हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए, आप कंटिन्यू कीजिए। तो इसलिए कर सकते, लेकिन हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और आज जो चीजें सामने हमारे आ रही है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि हालांकि इस वक्त भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों से पहाड़ी कबीले के लोग भी दूसरी पार्टियों से भी जीत के आए हैं और हमारे थन्ना मंडी से, हमारे राजौरी से, हमारे हवेली से, कालाकोट से, ये सीटें हमारे पहाड़ी लोगों ने ही जीती है। लेकिन फिर भी जिस पार्टी के साथ हमारी कमिटमेंट थी और वो हम कमिटमेंट हम पूरी नहीं कर सके, तो इसलिए ये तो हमें पहले ही पता था, जिस पार्टी ने अपने मंशूर में रखा था कि हम रिव्यू करेंगे, रिजर्वेशन को रिव्यू करने में उनके सामने यही थी कि चूंकि नई ताजा जो है रिजर्वेशन सिर्फ पहाड़ियों को ही मिली थी, तो यही इसी से सबके पेट में दर्द हो रहा था। तो जाहिर है वो तो हमें पहले ही पता था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें कांग्रेस भी अंदर खाने शामिल थी, क्योंकि वो उनका इत्तेहाद था, आपस में अलायंस पार्टनर्स थे। तो ये आ जाके ये सारी सोची समझी जो है एक साजिश के तहत ये सारी चीजें की जा रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतनी आसानी से वो चीजें ये देख नहीं पाएंगे, इसलिए
कि जो मेजर बात की जा रही है वो ये है कि रिजर्वेशन जो है प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन होनी चाहिए। हमारी अभी सेंसस में जो गवर्नमेंट ने सेंसस 2011 की सेंसस हुई है, उसमें तो पहाड़ियों के ऐसा सेपरेट कोई सेंसस नहीं है। तो अब जो नई सेंसस होगी, नई सेंसस होने दें, उसमें हमारी जो सेंसस में जो रिजल्ट आएगा, जितनी परसेंटेज हमारी बनेगी, हम उसी के हिसाब से वो करें। लेकिन इस वक्त सेंसस के बगैर अगर आज जो शरह है इसको चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो हम होने नहीं देंगे, और ना उसमें कोई जवाजियत बनती है इसको वापस करने की या कम करने की। बिल्कुल सर, आपने एक बहुत टेक्निकल पॉइंट बताया है कि रेशनलाइजेशन इन रिजर्वेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब नया सेंसस आएगा, और वो भी उसमें भी कास्ट बेस्ड सेंसस बहुत जरूरी है, तभी जो हाँ, रेशनलाइजेशन है वो हो सकती है। तो सर हो आपको क्या लगता सकती है ये है। एक पॉलिटिकल गिमिक है, यानी अपना पॉलिटिकल गेन करने के लिए क्या ये सब किया जा रहा है? मैं यही समझता हूं कि ये पॉलिटिकल गिमिक है, और ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको एक खदशा पड़ गया है पॉलिटिकल, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को, कि बीजेपी इस रीजन में बड़ी मजबूत हो रही है, बहुत आगे जा रही है, तो उसकी वजह से कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों को एहसास हो रहा है, खासकर पहाड़ी कबीले के लोगों को और बाकी भी रिजर्व कैटेगरी को ये एहसास हो रहा है कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ किया है, या जितनी हमदर्दी से उन्होंने उनको रिजर्वेशन दी है, उनको छीनने की कोशिश जो की रहा है, वो उसमें हम कामयाब उनको नहीं होने देंगे, और ना ही वो मुझे लगता है कि वो इतना आसानी से ये चीजें चेंज हो सकती है। अब इन्होंने एक कमेटी एक बनाई है, अब कमेटी जो है वो भी देखेगी, स्टेक होल्डर है जो है उनके साथ वो बात करेगी, डिस्कस करेंगे। तो हमारा तो यही है कि भाई ठीक है, अगर यही एक बात है कि इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन, तो जब सेंसस हो जाएगी, कास्ट बेस्ड सेंसस होगी, उसके बाद सामने चीजें आएंगी, तो उसके बाद जो भी फैसला इस पर अगर कोई करने भी चाहेंगे तो करेंगे। हमारा तो एसटी है, एसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोरोगेटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने एक्ट हमारा पास, कानून पास करके तो किया है, तो इसमें तो मेरे ख्याल में स्टेट गवर्नमेंट की इतनी कोई ज्यादा इसमें इख्तियारात है नहीं है, उनके डोमेन में है नहीं है कि वो इसको कुछ चेंज कर सके या कुछ हो सके। राइट सर, एक बड़ी ट्रिकी पॉइंट है सर जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली सीएम हाउस के बाहर एनसी के जो एमपी हैं आगा रहुला साहब ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, और इस प्रोटेस्ट में वो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स के लिए कह रहे थे कि उनका जो कोटा है, लाइक रिजर्व कोटा जो है वो 50% जो है वो क्रॉस कर चुका है, और ओपन मेरिट्स के साथ ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन सर वो जिस एरिया में रहते हैं वो बडगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, और बडगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ 5 किलोमीटर जो है वो श्रीनगर सिटी से दूर है। जब तक वहां पे आरबीए, वहां के लोग भी आरबीए कैटेगरी को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने आरबीए कैटेगरी का जो है वो यूज किया है, लेकिन जब तक उनके पास आरबीए थी तब तक सारी कैटेगरीज का होना जरूरी था और उसे सही माना जाता था। लेकिन जैसे ST2 आया तो सारी कम्युनिटी, सारी पार्टीज जो है वो उसके अगेंस्ट हो गई। तो आपको क्या लगता है सर कि ST2 के ही पीछे सारे क्यों हैं? क्योंकि जब तक, मैंने आपको बोला बड़गाम ऐसा एरिया जहां आरबीए कैटेगरी थी, लेकिन तब तक सब ठीक था। अब जब ST2 को मिला है तो सब इसके खिलाफ है, तो इसके पीछे पर्टिकुलर रीजन क्या है? देखिए, ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मेजर 3 कम्युनिटीज हैं जिनको रिजर्वेशन मिलती है, वो है SC, ST एंड OBC। और इन्हीं चीजों, इन 30 कैटेगरीज की जो है वो कानून में जो है वो गुंजाइश है, उसकी उसी के बेस पर ये 3 कैटेगरीज को रिजर्वेशन मिली है। आरबीए जो है ये भी, ये हमारी स्टेट में ही है, वो और कंट्री किसी और मुल्क में किसी और जगह पर नहीं है। इसको भी बैकवर्ड एरिया ओबीसी की कैटेगरी में उसी खाते में डाल के तो ये दी गई है। और इससे पहले जिन जिन गवर्नमेंट्स ने जो रही है यहाँ, उन्होंने अपने हिसाब से, और मैक्सिमम जो आरबी है वो कश्मीर डिवीजन में जो है ज्यादा, सबसे ज्यादा एरिया कश्मीर डिवीजन के ही इस आरबीए में आते हैं, तो वो भी इस कैटेगरी का जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं। जो
रिजर्वेशन वीकर सेक्शन की है, वो भी जनरल कैटेगरी से ही वर्टिकल जो रिजर्वेशन मिलती है वो भी उसी कैटेगरी है। अगर देखा जाए तो 50% से ऊपर नहीं है इस वक्त। अगर वो वीकर सेक्शन वाला जो है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला 10% अगर डालेंगे तो फिर 60 पर जाएगा, अदरवाइज तो उसको निकालेंगे तो 50% ही रहता है, जो जहां तक कानून इजाजत देता है। तो ये जो कश्मीर में ड्रामा किया गया, ये तो एक सोच समझ के, वरना आप समझ सकते हैं कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एमपी वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ अपने चीफ मिनिस्टर के दरवाजे पर जाकर तो धरने पर बैठेगा? ये कभी हो सकता है? अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है इन्होंने? तो ये मिली भगत से हो रहा है सारा, ये जानबूझ के ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये एक लोगों को उस वक्त लोगों के साथ उन्होंने इस किस्म के वादे किए हुए हैं, ऐसे वादे जो इनको भी पता था कि ये हम पूरे नहीं कर पाएंगे, जिसमें 370 को वापस ला कर देंगे। सबको पता था, इनको पता था कि 370 ये वापस नहीं ला सकते, और वो एक चीज खत्म हो गई है और वो दफन शुदा है, अब वापस नहीं आ सकता। लेकिन इन्होंने उसी पर लोगों के जज्बात आभार कर तो वो वोट लिए। इन्होंने कहा कि हम आपको बिजली भी देंगे 200 यूनिट फ्री, 12 सिलेंडर भी फ्री देंगे, राशन भी डबल करेंगे। तो ये उस वक्त लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लिए। आज लोग चाहते हैं उनको कि भाई ठीक है ये वादे पूरे, और उसमें ये भी था कि रिजर्वेशन जो है इसको अब रिव्यू करेंगे। इन्होंने खुद लोगों के साथ कमिटमेंट की हुई है और इनको पता भी है कि ये नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें उसको कवर करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए सारे ड्रामे हो रहे हैं। वरना उसी पार्टी का एमपी अपने चीफ मिनिस्टर के दरवाजे पर जाकर धरना में बैठेगा, और वो भी किसी दूसरी पार्टी को भी साथ शामिल करके। तो ये कोई काबिल यकीन चीजें नहीं है, ये सारी जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत ये सारी हो रही है। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता, मैं देख रहा था यहाँ जावेद राणा साहब हैं हमारे जो मंत्री हैं इसके जो है पीएचई जल शक्ति और फॉरेस्ट के मंत्री हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में। मैं कल कहीं उनकी स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि भाई ये जो एसटी वाला इशू है ये तो सेंटर ने दिया हुआ है, इसको सेंटर में कानून के तहत दो कम्युनिटीज को अलग अलग ST1 और ST2 करके, ये नॉर्मली ये तो उन्होंने पार्लियामेंट से कानून पास करके दिया हुआ, तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है ये लोगों को वैसे एक दिखाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। और फाइनली मैं समझता हूं कि होश के नाखन लेंगे और इस किस्म का कोई भी गलत डिसीजन करने लेने की कोशिश नहीं करेंगे जिसमें के किसी मार्जिनलाइज तबके का और दबे कुचले लोगों का को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो वो अच्छा नहीं होगा वक्ती सरकार के लिए यहाँ। और जो मंसूबे हैं वहाँ, वो हम इंशाल्लाह पूरे नहीं होने देंगे, हम इसको पूरे तरीके से रजिस्ट करेंगे। राइट सर। अब मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि आपने जिस तरीके से इस मूवमेंट को लीड किया था और फाइनली हमारे स्ट्रगल को जो है वो सक्सेसफुल बनाया था और हमें ST स्टेटस जो है वो दिलवाया था, अब मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि क्या स्ट्रेटेजी है हमारे पहाड़ी लीडर्स की, खासकर वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्हें हमने चुन के भेजा है, और खासकर वो लोग जो पहाड़ी कम्युनिटी के साथ हमेशा से जुड़े रहे। तो क्या स्ट्रेटेजी है, क्या फ्रेमवर्क आप लोगों ने तैयार किया है कि अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई रेशनलाइजेशन करती है तो हमारा जो है वो प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, इस पर अभी तो हमने कम्युनिटी लेवल पर या उस लेवल पर हमारी कोई इस पर अभी कोई इतनी बातचीत नहीं हुई है। हम अब कोशिश करेंगे कि इस इलेक्शन के बाद या जब से हमें ST मिला है उसके बाद हमने यूनाइटेड कोई इस पर कोई लाएअमल अख्तियार अभी नहीं किया है। इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सब जो स्टेक होल्डर्स है या पहाड़ी तबके के लोग, या इसमें खाली पहाड़ी, अब पहाड़ी और ST1 और ST2 का मसला नहीं है, ये तो थ्रेट सबके लिए। अभी तक तो हम तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो कि नया ST2 को मिला है, तो ST1 का भी अभी नहीं पता है। ये तो रिजर्वेशन तो सबके लिए, OBC के लिए भी कर सकते हैं, किसी और के लिए भी कर सकते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये सबको मिलके, और हम भी कोशिश करेंगे कि जो पहाड़ी तबके के लोग हैं, जितनी लीडरशिप है, उनको हम इकट्ठे करेंगे, इकट्ठे होकर
एक लाएमल अख्तियार करेंगे और इसको जॉइंटली हम रजिस्ट करेंगे अगर कोई भी बात होगी। और जो त्रुटियां रही हैं, कमियां रही हैं, आम लोगों को भी जो है हम अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि आपका हमदर्द कौन है, आपका दुश्मन कौन कौन है, आपके खिलाफ कौन कौन लोग साजिशें कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। फिर लोगों को बताएंगे कि हमारा हमदर्द किसने हमें दिया, किसने आज तक हमें यहाँ इस काबिल किया। वरना तो हमें से कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। हमें अगर एसटी नहीं मिला होता तो हम तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते थे। हमारे अगर जो लोग इस वक्त आए हैं जीत के, वो इलेक्शन ही में नहीं जा सकते थे। तो इसलिए ये सारी चीजें हम बैठकर इस पर हमको डिसीजन लेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी लीडरशिप को अक्रॉस द पार्टी हम सारे इकट्ठे होकर बैठेंगे और बैठकर इस पर कोई लाएमल अख्तियार करेंगे ताकि यूनाइटेडली हम इस फाइट को जो है लड़ाई है लड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम, कि आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम जो है वो हमें दिया। पहाड़ी कम्युनिटी के लिए सर की तरफ से मैसेज क्लियर है कि पहाड़ी कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन है वो इंटैक्ट रहेगी, उसमें कुछ भी नहीं होगा, और उसके लिए फ्रेमवर्क जो है वो ऑलरेडी हमारे लीडर्स जो हैं वो तैयार कर चुके हैं। और पहाड़ी कम्युनिटी को भी ये बात समझनी होगी कि उनकी अवेयरनेस अपनी कम्युनिटी की तरफ बहुत जरूरी है, और किन लीडर्स को वो चुन रहे हैं और किन लीडर्स को वो आगे चुनेंगे, वो अपने ध्यान में ये चीज जरूर रखें, क्योंकि आज का जो आपका डिसीजन है वो आने वाले फ्यूचर में भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज को आपसे छीन सकता है। तो सोच समझ के डिसीजन लेना आपका काम है। और उसी के साथ साथ मैं गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट्स का काम वेलफेयर करना होता है, खासकर मार्जिनलाइज सेक्शंस का। उनके हक को छीनना जो है वो गवर्नमेंट का काम नहीं है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, कि आपने इतना टाइम दिया। होप सो कि आपके साथ इस तरीके की डिस्कशंस हम करते रहें और एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो हमारी पहाड़ी कम्युनिटी को जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब हमारे साथ 2 और नए मेहमान जो हैं वो बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। तब हम बात करेंगे इसको लेके। एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि जहां हम अपने लीडर्स को जब बुलाते हैं यहाँ पे, तो हमारा टुडेस पहाड़ी का एक ही मोटिव होता है, और वो ये रहता है कि हम अपनी कम्युनिटी को अवेयर करें। हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी जो है वो आगे बढ़े, वो ग्रो करे। जैसे बाकी कम्युनिटीज अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, अपने हर स्फेयर में आगे बढ़ रही हैं, हम चाहते हैं कि पहाड़ी कम्युनिटी भी जो है वो आगे आए, अपनी बात आगे रखे, अवेयर रहे। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लीडर्स की नहीं होती, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ की होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन की होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर उस स्टेक होल्डर की होती है जो उस कम्युनिटी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अवेयर हो जाइए। आप ये समझिए कि क्या इस अपॉर्चुनिटी का हम किस तरीके से इसको हम अवेल कर सकते हैं। क्या गवर्नमेंट्स जो है वो हमारे लिए सही कर रही है, क्या गवर्नमेंट्स हमारे साथ गलत कर रही है, ये सब सोचने समझने की कैपेसिटी आपके साथ, आपके ऊपर होनी चाहिए। अब हमारे साथ ज्वाइन किया है मोहम्मद माजिद खान जी ने, जो कि मेंडर से हैं और एक लॉ प्रोफेशनल है। इनको मैंने ज्वाइन करने के लिए बोला था क्योंकि ये एक बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे हैं हमेशा से। और अभी एक प्रोग्राम हुआ था हल्ला बोल की तरफ से, एक कॉन्क्लेव करवाई गई थी हमारे जम्मू में। वहां पे इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि इन्होंने बहुत ब्रेवली एक क्वेश्चन जो था वो इल्तिजा मुफ्ती जी से पूछा था, जहां पे वो शायद जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उनके माइंड में ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहाड़ी यानी ST2 की जो रिजर्वेशन है उसको लेके उनके माइंड में भी शायद कोई डायलेमा था, और इस वजह से यही एक रीजन है कि वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो आज हमारे साथ माजिद खान भी हैं और साथ ही साथ हमें मिस्टर मंगराल मुनीर अहमद जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है। सर हम आपकी वीडियो नहीं देख पा रहे, अगर पॉसिबल है तो आप प्लीज एक तो अनम्यूट कीजिए और आप वीडियो पे आ जाइए। और नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टुडेज पहाड़ी में। आदाब आदाब मैम, आदाब। माजिद मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप एक स्टूडेंट हैं, बट आप बहुत बोल्ड स्टूडेंट हैं, वो मैंने देख लिया है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने आपकी बहुत सी पोस्ट भी देखती हूँ मैं कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज माजिद आपको लाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद जो था वो ये था कि यूथ जो है
वो कहीं ना कहीं भटका हुआ है। उसे कभी समझ ही नहीं आता है कि क्या इंपॉर्टेंस है एसटी स्टेटस की, क्योंकि यही यूथ जो है वो आगे जाके पॉलिटिकल लीडर बनेगा। यही यूथ जो है वो आईएएस बनेगा, वो केएस बनेगा, वो टीचर बनेगा, वो टीचर बनेगा। बहुत वो सी बहुत सी स्कीम्स जो है, जो स्कीम्स जो ट्राइबल है, स्कीम्स जो जो है ट्राइबल उन्हें अवेल स्कीम्स जो कर है सकता उन्हें है। अवेल कर सकता है। आप प्लीज आप अनम्यूट प्लीज कीजिएगा अनम्यूट क्योंकि आवाज कीजिएगा इको क्योंकि कर रही आवाज है। इको कर रही है। मंगराल साहब, आप मंगराल थोड़ा सा साहब, आप थोड़ा अनम्यूट सा कर देंगे। अनम्यूट कर देंगे। हाँ जी हाँ जी, माजिद, मैं आपसे पूछ रही ये इको कर रही है इको वॉइस कर रही है शायद वॉइस। मेरी। जी मैम, आई एम ऑडिबल मैम? या यू आर ऑडिबल बट स्टिल माय वॉइस इज माय इकोइंग। वॉइस इज इकोइंग। यहाँ तो सुनने को आ रही है, ठीक है, आपकी वॉइस आ रही है जी। ओके माजिद, मैं आपसे एक बात पूछना एक चाहती बात हूँ, पूछना मंगराल चाहती साहब के हूँ, पास मंगराल साहब के आऊंगी पास आऊंगी कि आप एक कि यूथ आप हैं, एक आप यूथ बहुत से हैं, आप बहुत से कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी एग्जाम्स दे भी रहे दे हैं, रहे तो हैं। आपको क्या तो लगता है आपको कि ये क्या जो लगता है कि ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो पहाड़ी मार्जिनलाइज्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप था, था, इसको जब एसटी इसको जब स्टेटस एसटी मिला स्टेटस तो मिला, इसकी तो वैल्यू इसकी एक वैल्यू यूथ के एक लिए क्या यूथ है? के लिए क्या है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने एक पसमानदा पहाड़ी यूथ को मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमें जो रिजर्वेशन मिली है, इससे पहले हमारे बच्चे जो केएस या केपीएस करते थे, तो उनमें थोड़ा सा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आया है कि अब वो आगे के लिए भी सोच सकते हैं कि आईएएस करेंगे, आईपीएस करेंगे। उससे पहले ओपन मेरिट में वो कम्पीट करने अपने आप को कहीं ना कहीं वो पीछे महसूस करते थे। एसटी मिलने के बाद देखिए, रिसेंट जो है हम ट्राइबल मिनिस्ट्री की तरफ से ST2 को भी जो है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर लाया गया। तो वो तो लाना ही था, क्योंकि जब हमें पार्लियामेंट में हमारा कानून पास होकर, हमें बिल पास होकर हमें स्टेटस मिला, तो अब किसी मिनिस्टर साहब ने लाया है तो ठीक किया है। ये ना लाते तो कोई और भी ले आता, कोई मतलब ऐसा किसी पर एहसान नहीं है कि ये ले आए, हर किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसको लाना ही था। दूसरा ये है कि ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कितने विलेज हैं जो ट्राइबल विलेज बने हमारे, तकरीबन 800 तक विलेज उसके अंडर आते हैं, उसका हमें बेनिफिट होगा, लोगों को मकान की सहूलत मिलेंगी और प्री मैट्रिक्स या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वहां मिलेंगी, हम भी उसके अब बेनिफिशरी हैं, हमें भी उसका अब जो है मौका मिलेगा। एक चीज है कि हमें थोड़ी सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई है, ये हुआ है कि 2019 में मैं 1 नंबर से वेटनरी में रहा था, तो उस टाइम पे अगर मेरे पास एसटी स्टेटस होता तो शायद मैं भी किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा होता। तो आज वो कहते हैं ना कि 1 मिनट का कमी उसी को लगती है जिसकी ट्रेन छूट जाती है 1 मिनट से। तो इस चीज का जो है बेनिफिट है, अभी तो हमारे बच्चों को नहीं उतना हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि हमारे लोगों जो है उनकी भी एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन हर स्फेयर में होगी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, केपीएस है, चाहे सोसाइटी के किसी भी स्फेयर में जो है उनकी एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन होगी। और अभी हमें टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे भाइयों को 30 साल पहले मिली थी, तो 30 साल का एक बहुत बड़ा अरसा होता है, उसमें जो है अभी हमारे लोगों को भी टाइम लगेगा इसमें आगे आने के लिए। तो कहीं ना कहीं फायदा तो है ही है, हमारे हर स्फेयर में स्कॉलरशिप में फायदा है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है वहां फायदा है, जॉब में फायदा है, रिजर्वेशन का हर स्फेयर, सोसाइटी के हर स्फेयर में हमें जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू माजिद, आपने बड़े अच्छे से बताया कि कहाँ बेनिफिट होने वाला है। मंगराल साहब, आप चीफ कोऑर्डिनेटर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर जोन उड़ी से बिलोंग करते हैं और उड़ी जो है वो हमारी यूटी का सबसे लास्ट एरिया है, उसके बाद पीओके है। आप क्या समझते हैं कि ये जो एसटी स्टेटस जो पहाड़ी को मिला है, वो तो एक तो डिजर्व तो जरूर करते थे, लेकिन किस तरीके की परेशानियां जो थी आपके उड़ी के लोगों को खासकर अगर मैं देखूं, उनको थी जो आपको लगता है इस रिजर्वेशन के बाद कहीं ना कहीं आपको सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने। वॉइस इको हो रही है। माजिद आप अपना अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो ये रिजर्वेशन के हवाले से अगर बात करूं तो रिजर्वेशन हमारे लिए इतना जरूरी थी, बन गई थी, जितना हमारे लिए गजा है आज की डेट में। क्योंकि मैं इसमें काफी टाइम से रहा हूं, मैं समझता हूं कि पहाड़ी कम्युनिटी
बहुत ज्यादा डिप्रेसिड हो चुकी थी आज की डेट में, और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सोशली हर तरह से, यानी कि हमारे बच्चे, हम लोग सारे डिप्रेसिव फील कर रहे थे, हम एहसास कमतरी का शिकार हो चुके थे। और हमारे लिए आने वाले वक्त हमारा लिए इतना मुश्किल होना था कि हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाता, क्योंकि हम किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा सकते थे। दिन ब दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। पहले पहले तो ये महसूस नहीं हुआ, लेकिन आस्ता आस्ता जब वक्त बदलता गया तो हमें लगा कि सोसाइटी में जो हम लोग हैं, हमें बहुत पीछे धकेला गया है। और ये आज की डेट में जो हमें ये रिजर्वेशन मिली है, और रिजर्वेशन से मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की पहाड़ी कम्युनिटी आज की डेट में आज़ाद हुई है। जो पहाड़ी कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर की, वो आज की डेट में आज़ाद हुई है, उसे आज़ादी मिली है। और अब जिस तरह से हमारी पहचान को जो मसक किया गया था, वो हमें जो पहचान 2020 में मिली, और उस, यानी कि मैं कश्मीर वैली की बात करूं, कश्मीर वैली में हमारी कोई पहचान नहीं थी। हमें आज तक, यानी कि 20 अप्रैल 2020 तक, अप्रैल 2020 तक, जब तक हमें पीएसपी का स्टेटस मिला और हमारी आइडेंटिटी सामने आई, तब तक तो हमें गुजर पॉपुलेशन में गिना जाता था। यानी कि हमें यहाँ हमारी जो गुजर बरादरी है उसी पॉपुलेशन में गिना जाता था, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि आज की डेट में हमने आज़ादी महसूस की है। राइट मंगराल साहब, अब मैं माजिद आपसे पूछना चाहती हूँ कि बार बार एक ही बात चल रही है, रेशनलाइजेशन एंड रिजर्वेशन। माजिद आप एक यूथ हैं और आप पॉलिटिकल पार्टीज के स्टैंड को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आगे जाके हो सकता है आप में से कोई पॉलिटिकल लीडर बने। तो इस पूरे सिनेरियो को, ये जो पॉलिटिकल गिमिक जो चल रहा है डिफरेंट पार्टीज की तरफ से, इसे आप यूथ कैसे कंसीडर करते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो मुझे एक चीज का बहुत आश्चर्य हुआ कि एक तरफ राइट तरफ जो है इल्तिजा मुफ्ती जी खड़े हुए, वाहिद पर्रा साहब, और लेफ्ट तरफ आगा रूल्ला साहब, और उनके कान में पीछे से जो है आवाजें आकर उमर साहब के छोटे फर्जंद आकर उनके कान में कहने लगे कि फलानी चीज बोलनी है, फलाना नहीं बोलना है। अब हमें एक चीज समझाई जाए, अगर मैच फिक्स ही करना था तो बैकडोर करना था, पब्लिक के बीच आकर क्यों किया? लोगों को भी बता दिया कि आपने मैच फिक्स किया हुआ है। और अब ये देखो, मेरे हिसाब से एज ए लास्ट डोंट मुझे यही लग रहा है कि एक जो है फॉल्स या फेक नैरेटिव को पुश करने की कोशिश की जा रही है। कभी ये 370 को वापस लाने का रेजोल्यूशन असेंबली में लाते हैं, कभी ये ऑटोनॉमी की बात करते हैं, तो कभी ये बात करते हैं जी 70% पॉपुलेशन को 20% अपॉर्चुनिटी है और 20% पॉपुलेशन को 70% अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले तो मैं उन लीडर साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आपने वो 70% पॉपुलेशन वाला सेंसिस कहां से लाया? 2011 में लास्ट सेंसिस हुआ था, उसमें पहाड़ियों की पॉपुलेशन 10 लाख थी। 2018 में पहाड़ी बोर्ड ने इन कैलिब्रेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ सेंसिस किया, जिसमें हमारी पॉपुलेशन 11 लाख थी। उसके बाद ST1 की पॉपुलेशन जो थी 15 लाख थी 2011 में। हमारे साथ पाडरी भी आ गए और गधा ब्राह्मण भी आ गए। टोटल पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की 11 की सेंसिस 1,25,00,000 थी। इनके पास कैसे सेंसिस आ गया कि 70% पॉपुलेशन जो ओपन में फाल कर रही है? ये सरासर जो है लोगों को एक फाल्स नैरेटिव देकर, एक यूथ को मोबिलाइज करके एक बेवकूफ बनाने वाली कोशिश की जा रही है। असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। अब लोगों को कभी ये अटारनी की, कभी ये 370 की, कभी बिजली फ्री देने की बात हुई थी, पानी की बात हुई थी, ईद पर सिलेंडर भी आने थे, दिवाली पर सिलेंडर आने थे, अभी वो तो पहुंचे नहीं है, वो रास्ते में ही कहीं मुझे लगता है गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। अब ये जो है इस तरीके के नैरेटिव चलाकर जो है लोगों को जो है मोबिलाइज करके और एक फाल्स नैरेटिव चलाकर एक अपने जो वोट बैंक है उसको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। इन्होंने करना कुछ भी नहीं है। और दूसरा है कि अब जो कश्मीर के, आप देखो मैम, कश्मीर में एक शहर है कंसपुरा, वो सिटी है, कश्मीर से कुछ 5 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस पड़ता है, वो RB में फाल कर रहा है। उसके बाद गांधरबल, चारों तरफ 466 लाइन रोड है।
माजिद आपको इसी बात पे रोकना क्योंकि मैंने अभी एक बात साहब से भी यही बात की कि बडगाम जो है वो 5 किलोमीटर दूर है कश्मीर से। जब वहाँ के लोग आरबीए के स्टेटस को एंजॉय कर रहे थे तब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन जब हमारे पहाड़ी जो कि इतने फार फ्लंग एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, जब उनको स्टेटस मिला तो सारी पॉलिटिकल पार्टी उनके खिलाफ हो गई। ये क्या गिमिक है? बेसिकली जब हम खाएं तब अच्छा, जब कोई दूसरा आकर प्लेट से खाने लगे तो तब बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ये लोग पीडीपी वाले, एनसी वाले रजौरी पूंछ में आते हैं तो हमारे लीडर इनको सर आंखों पर बिठाकर जनाबे इल्तिजा मुफ्ती साहब बड़े बड़े नारे मार रहे हैं और इनको इतने वोट भी मिलते हैं और हमारे इधर आकर इनके लोग जलसे करवाते हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं पहाड़ी लोग। और फिर जाकर जब बात करते हैं तो इन्होंने सिर्फ यही बात करनी है कि कश्मीरियों के साथ गलत हो रहा है। जो 10% आरबीए का कोटा है वो कौन खा रहा है? कंसपुरा कोई गांव तो है नहीं है, रूरल एरिया तो नहीं है, वो तो वेल डेवलप्ड सिटी है, वहां पे आरबीए है। अब उसके बाद आप ये देखिए कश्मीर के जो ओबीसी के लोग हैं, जो शिकारा चलाते हैं, जो तरखान हैं, उससे भी कहना चाहता हूँ आप अवेयर हो, आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाओ, उसका बेनिफिट लो। अब अगर इनको ये दूसरी बात ये कह रहे हैं जी कि जो ईडब्ल्यूएस है उसका जो है कश्मीर की 1% पॉपुलेशन को फायदा हो रहा है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं अगर कश्मीर की 1% को पॉपुलेशन को फायदा हो रहा है तो ईडब्ल्यूएस का जो है प्रोविजन स्टेट में आपके पास है। ये कह रहे हैं कि प्रोविजन मुश्किल है बहुत से कम लोगों को, उस प्रोविजन को थोड़ा बदले ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईडब्ल्यूएस का फायदा हो। ईडब्ल्यूएस भी तो 10% है, सेंटर में है, स्टेट में है। आरबीए 10% है, कौन खा रहा है? रिजर्व कैटेगरी के लोग जो हमारे स्टेट में हैं या सेंटर में हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, इन लोगों को ना ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लिया जा सकता है। जब ये 2019 में ईडब्ल्यूएस जो है पार्लियामेंट ने एक बिल पास करके ओपन मेरिट को ईडब्ल्यूएस दी थी, वो ओपन में वो लोग जो पसमानदा डिजर्विंग लोग थे उन लोगों को जब ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी मिली तो तब ये कहा गया था जज सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि ये जो आपने एक इंदिरा सानी केस की 1992 की जो आपने एक कैप फिक्स की थी एससी, एसटी, एससी जो 50% थी उससे ऊपर हो गया। लेकिन उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की एक 3-2 की वर्डिक्ट आई, उसमें ये कहा गया कि जो 50% कैप फिक्स की थी वो एसटी, एससी और ओबीसी के लिए है। अब ये जो 10% हम दे रहे हैं, सेंटर की बात है, ये जो 10% हम दे रहे हैं ये सिर्फ ओपन के पसमानदा लोग, डिजर्विंग लोग, जो ओपन मेरिट में गरीब गुरबा लोग हैं, जो डिजर्विंग हैं सच में, उसका ये फायदा लेंगे। अब ये कह रहे हैं जी कि उसके हमारे 1% पॉपुलेशन को फायदा। यूटी में प्रोविजन तो इन्हीं के पास है ना, चीफ मिनिस्टर इन्हीं के हैं, उस प्रोविजन को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए। अगर वो 5 मरले की जमीन है वहां 10 मरले रखा जाए, ऐसे प्रोविजन करके ताकि इनको वहां से फायदा मिल सके। 20% तो ऑलरेडी ये खा ही रहे हैं ना, 10% आरबीए का, 10% ईडब्ल्यूएस का। हमारे लोग अगर कुछ सेंटर में ले रहे हैं तो एसटी कितनी है? 7.5%। एससी वहां कितनी है? एससी की पॉपुलेशन सेंटर में जब मंडल कमीशन बैठा था 1979 में, तब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब ये कमीशन बैठा था, तब जब उसको हेड कर रहे थे बीपी मंडल साहब, 1980 की बात कर रहा हूँ, तो तब उन्होंने ये जो ओबीसी की पॉपुलेशन का सर्वे किया तो सेंटर में ओबीसी की पॉपुलेशन 52% थी, उनको 27% रिजर्वेशन दी थी। फिर ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, 1992 की इंदिरा सानी की जजमेंट आई कि ओबीसी की रिजर्वेशन ठीक है, 50% कैप जो है ब्रीच नहीं करनी है। फिर उसके बाद 2019 में जो है 10% ईडब्ल्यूएस मिली 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तहत। फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए जी कैप ब्रीच होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 10%, ये कश्मीर के लोग सुने, 10% सिर्फ आपके लिए है, एसटी, एससी, ओबीसी के लिए नहीं है। अब स्टेट में ये बात कर रहे हैं, हमको 10%, ST1 को 10, एससी को 8, ओबीसी को 8, आरबीए को 10, एएलसी को 4, तो 50% कैप तो ये है। स्टेट में ना तो कैप ब्रीच हो रही है ना सेंटर में ब्रीच हो रही है, 10% इनके लिए स्टेट में, आरबीए भी। उसके बाद पॉपुलेशन का इतने जो एक मफरूजा गत फैला रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं कि जी पॉपुलेशन 70%। पॉपुलेशन का पहले तो सेंसिस करवाया जाए। अब वो पॉपुलेशन थोड़ी रही है जो 11 में थी, आज 15 साल हो चुके हैं। आज पहाड़ी तकरीबन 18 से 20 लाख पहाड़ी होगा और गदा ब्राह्मण और पाटरी डालकर 25 से 30 लाख लोग बन रहे होंगे।
अगर वो राइट बात है, माजिद, अगर आप माजिद मैं आपको यहाँ रोकना चाहती हूँ क्योंकि रोकना चाहती हूँ पॉपुलेशन क्योंकि पॉपुलेशन सेंसस पे हम बात जरूर बात करेंगे जरूर करेंगे क्योंकि अभी हमारी जो क्योंकि अभी ऑडियंस है वो हमारी जो कंफ्यूज ऑडियंस हो है वो जाएगी कि हम कंफ्यूज हो किसके जाएगी बारे कि में हम बात किसके कर रहे बारे हैं। में बात इसके कर बारे रहे में हैं। फिर से इसके आपके बारे में पास फिर से आऊंगी। आपके पास आऊंगी। तब तक मैं मंगराल तब तक मुनीर मैं साहब मंगराल आपसे मुनीर बात साहब करना आपसे चाहती हूँ बात करना कि चाहती अगर हूँ हम पार्टी कि लाइन अगर को हम छोड़ पार्टी दें, लाइन हम सिर्फ अगर कंडीशंस और सिचुएशंस की बात करें तो आपकी उड़ी में बहुत वल्नरेबल कंडीशन है पहाड़ी की, जबकि पहाड़ी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आप कैसे देखते हो इस चीज को कि क्या एनसी गवर्नमेंट को पहाड़ी एनसी एमएलए को पहाड़ी पॉपुलेशन ने ही जिताया है, चाहे मार्जिनलाइज्ड वोट से जिताया, ये कैसे भी जिताया, बट वो जीते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कहीं ना कहीं हमारे जीते हुए जो एमएलए हैं, चाहे पहाड़ी कम्युनिटी के हैं, वो चुप हैं, वो इस पे कुछ नहीं बोल रहे? तो इस स्टैंड को, एनसी के एमएलए के इस स्टैंड को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैम, जहां तक एनसी का ताल्लुक है, एनसी हमेशा पॉलिटिकली पहाड़ियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती आई है और पहाड़ियों को, जो पहाड़ी कम्युनिटी है, इसको रोटी दिखाई है, दूर से खिलाई नहीं है। अब चूंकि मैंने पहले भी अर्ज की कि पहाड़ियों की एक शनाख्त ही को इन्होंने खत्म किया था, ये एक तारीख है, उसके पस मंजर में हम नहीं जाना चाहेंगे। जहां तक हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ताल्लुक है, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इस वक्त वो उनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। मैं अगर उड़ी की बात करूं तो उड़ी में जो हमारे एमएलए हैं मोहतरम सज्जाद शफी साहब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे और कोई भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, इनकी लीडरशिप के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। उसका जो इंटरेस्ट रहता है वो पार्टी इंटरेस्ट रहता है, वो आवाम से ज्यादा पार्टी को अहमियत देता है। मैं बात करूं अपनी, तो हमारी उड़ी को इस वक्त जो उड़ी कम्युनिटी है, पहाड़ी कम्युनिटी, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है उड़ी में। आई थिंक मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है वो पहाड़ी है। यहाँ 3 कम्युनिटियां हैं। हमारी कश्मीरी स्पीकिंग कम्युनिटी भी उड़ी में है, गुजर कम्युनिटी भी है और पहाड़ी भी है, लेकिन लार्जेस्ट कम्युनिटी जो है वो पहाड़ी है। और जहां तक हमारा इस वक्त पिछले जो हमारा 30-40 साल से जो हम स्ट्रगल करते आ रहे हैं, और मैं उड़ी की बात करूं तो उड़ी में हमें 2 तरह की कठिनाइयां रही हैं। यानी कि एक तरफ से एक जो हमारे भाई थे वो हमारे खिलाफ तो थे ही पूरे जम्मू कश्मीर में, उड़ी में तो थे ही, और दूसरी तरफ से हमें उन लोगों की तरफ से भी मुखालफत का सामना रहा है जिन्हें हम चाहते थे कि वो हमारा साथ दें, लेकिन पॉलिटिकली बेसिस पर वो हमारे खिलाफ रहे। उन्होंने हमें काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस वक्त हमारी कोशिश है, हमें उड़ी को इस वक्त अगर देखा जाए तो कम्युनिटी बेस पर हमारे राजा एजाज अली खान साहब जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा जो भी मोमेंट है या जैसा भी है, हम जितना भी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं इस एहसास कमतरी से अब की बार बाहर आए। यानी कि अब तो कम से कम इनको कोशिश कर रहे हैं हम कि एहसास कमतरी से बाहर आए, और कमतरी की ही वजह से ये लड़ाई जो थी हमने ये लड़ी है पूरे जम्मू कश्मीर में, और बिलखसूस उड़ी से भी आवाज उठती रही है, क्योंकि लार्जर कम्युनिटी होने के बावजूद हमारा असर या हमारी आवाज जो थी ये बड़ी स्ट्रांग आवाज रही है, करनाल से लेकर उड़ी तक। तो मैं उम्मीद तो रखता हूं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बात करें, लेकिन हमारा तजर्बा रहा है कि वो बात नहीं। मंगराल साहब का शायद कनेक्शन चला गया। माजिद, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप एक यूथ हैं और आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। वो इसलिए क्योंकि यूथ जो होता है वो आने वाला फ्यूचर है। आप आने वाले लीडर हैं, आप आने वाले आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, आप आने वाले जज हो सकते हैं, आप आने वाले टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। तो क्या इस लड़ाई में यूथ जो है, खासकर आप मैटर से हैं, आप बहुत यूथ के साथ कनेक्टेड हैं, क्या स्टैंड रहेगा? किस तरीके का फ्रेमवर्क आपने क्रिएट किया है कि अगर हमारे साथ यानी पहाड़ी कम्युनिटी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो यूथ किस तरीके का स्टैंड लेने वाला है?
सबसे पहले तो रिसेंट हमारे एक लीडर साहब ने कहा था कि हमारे साथ छेड़ करने के मकसद यही है कि हम उस सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। और पहाड़ी कम्युनिटी की SC2 की अगर रिजर्वेशन को छेड़ने का मकसद है कि बिजली की तार को हाथ लगाना है। कोई सरकार मुझे नहीं लगता ये चाहेगी कि वो बिजली की तार को हाथ लगाकर तो अपने आप को खत्म कर दे। पहाड़ी कम्युनिटी के 9 MLA हैं इस वक्त NC में, तो आखिरकार वोट लेने तो वो कम्युनिटी के पास ही जाएंगे। अगर वो 9 MLA कहीं बीजेपी के साथ मिल गए तो मुझे लगता है NC की सरकार भी टूट सकती है। और NC कभी भी नहीं चाहेगी कि पहाड़ी कम्युनिटी के, अब ये लड़ाई, अब अगर रेशनलाइज का मसला आ गया तो सिर्फ ये पहाड़ियों की नहीं होगी, ये गुजर कम्युनिटी की भी होगी, ये OBC की भी होगी, ये SC की भी होगी। तो ST1 और ST2 के 15 MLA जो हैं इस वक्त NC सरकार में हैं। अगर उनकी अब वो लोग क्या उनका स्टैंड रहेगा, वो MLA क्या करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि जिस कम्युनिटी का वोट लेकर MLA कम्युनिटी का ख्याल रखेंगे, उनकी जो एस्पिरेशन को, जो उन्होंने वादे किए हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। कभी भी उनकी कम्युनिटी पे अगर कोई भी आंच आएगी तो मुझे लगता है 15 MLA हमारे आगे खड़े हैं, हमें पूरी उम्मीद है वो हमारे साथ हैं। अगर हमारी रिजर्वेशन को छेड़ने की कोशिश की, माजिद मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहती हूँ। MLAs क्या करेंगे मैं क्या उस पे करेंगे, बात मैं नहीं उस कर पे रही हूँ, बात मैं नहीं कह कर रही रही हूँ हूँ, यूथ मैं का कह रही क्या हूँ यूथ स्टैंड का क्या रहेगा। स्टैंड रहेगा। देखिए मैम, यूथ तो सबसे पहले फार फ्रंट रहेगा। किसी भी जहां भी यूथ को लगेगा कि यूथ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो यूथ जो है फार फ्रंट रहकर सरकार का गिराव करेगा, चाहे वो असेंबली के बाहर करना हो, चाहे वो प्रेस क्लब में करना हो, चाहे वो उमर साहब के घर के गुपकार रोड के सामने करना हो। जहां भी यूथ को जाना पड़े यूथ वहां जाएगा, अपने जो हकूक जो मिले हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। हम पहाड़ी कम्युनिटी के नौजवानों को मोबिलाइज करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, उनको साथ लेकर, और जो है हम अपना हक जो है कभी भी छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। और अगर ये करेंगे तो बिजली की तार के साथ हाथ लगाने की बराबर है। इसी तरीके से एक एरोगेंट प्राइम मिनिस्टर थी हमारे नेबरहुड में आती है, शेख हसीना जी, उन्होंने भी कुछ यूथ को चैलेंज किया था कि यूनिवर्सिटी के ये बच्चे क्या करेंगे। वो बच्चे यूनिवर्सिटी से निकले और शेख हसीना जी को जो है उनकी घर विदाई करके उनको हिंदुस्तान में इस वक्त भेज दिया, सरकार गिरा दी थी। और बांग्लादेश के रिजर्वेशन का मुद्दा के हालात देखकर जम्मू कश्मीर के उमर साहब को बिल्कुल तरीके से समझ लेना चाहिए कि रिजर्वेशन किसी से छीनना किसी की रोटी हाथ से छीनना बराबर होगी। किसी की रोटी छीनी जाएगी तो वो दहाड़ेगा और बुरी तरीके से दहाड़ेगा, सरकार गिरेगी और यहाँ से इनको भी भागना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमारी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, हम पूरी तरीके से अपने लोगों का माजिद जी जी मुझे लगता है माजिद बहुत माजिद इमोशनल हो बहुत गए इस चीज इमोशनल को हो गए लेके। इस चीज को लेके क्यों और देखिए बहुत 30 ज्यादा जो है 30 वो साल की स्ट्रगल है गवर्नमेंट मैम, कोई ओवरनाइट डिसीजन तो नहीं है। ओवरनाइट डिसीजन होता तो इमोशन तो होते ही है मैम, ओवरनाइट राइट, डिसीजन तो यही नहीं है। इसी पे आने वाली थी जी माजिद जी की एक यूथ के जो के इमोशंस जो हैं इमोशंस हैं वो बहुत वो इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो उसका क्योंकि फ्यूचर वो होता उसका है। फ्यूचर होता है। और अगर और गवर्नमेंट जो अगर है वो गवर्नमेंट जब जो भी है यूथ वो के जब भी इमोशंस यूथ के को और इमोशंस को सेंटिमेंट्स और को हर्ट करने सेंटिमेंट्स की को कोशिश हर्ट करने की करती है कोशिश करती तो है यूथ तो एक यूथ पावर रखता एक है पावर गवर्नमेंट्स रखता को है बदलने गवर्नमेंट्स को का। बदलने का। इस वजह से इस वजह से जो हमारे जो चीफ हमारे मिनिस्टर हैं चीफ हमारे मिनिस्टर हैं J&K के हमारे J&K के मिस्टर मिस्टर अब्दुल्ला उमर वो अब्दुल्ला बहुत वो बहुत एक्यूमेन वाले हैं, बहुत एक्यूमेन वाले विजडम हैं, वाले बहुत हैं, मैं विजडम जानती वाले हूँ। हैं, मैं जानती हूँ। अपनी पार्टी लाइन अपनी में क्या पार्टी लाइन में कंट्रोवर्सी क्या चल रही है कंट्रोवर्सी चल उसको रही वो है जल्द से जल्द उसको वो दूर जल्द से करेंगे जल्द दूर करेंगे और पहाड़ी और कम्युनिटी को पहाड़ी एक कम्युनिटी को एश्योरेंस एक देंगे एश्योरेंस कि देंगे पहाड़ी कि कम्युनिटी की पहाड़ी रिजर्वेशन के कम्युनिटी के साथ कोई रिजर्वेशन के छेड़छाड़ साथ नहीं कोई होगी। छेड़छाड़ नहीं क्योंकि होगी, वो चीफ मिनिस्टर क्योंकि वो सिर्फ चीफ J&K मिनिस्टर के सिर्फ हैं तो वो J&K के पहाड़ी हैं तो वो कम्युनिटी के भी पहाड़ी चीफ कम्युनिटी मिनिस्टर के हैं। भी बिल्कुल चीफ बिल्कुल। और मिनिस्टर हैं। हमारी बहुत और सी हमारी एस्पिरेशंस बहुत हैं, सी हमारी एस्पिरेशंस बहुत हैं, सी हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत है सी इस गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस है इस और ये गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट जो है और ये उसको फुलफिल गवर्नमेंट जो है करेगी। उसको फुलफिल करेगी। ये मैं समझती हूँ ये कि मैं चीफ समझती मिनिस्टर हूँ कि चीफ उमर मिनिस्टर अब्दुल्ला अपने उमर एंड अब्दुल्ला पे इस अपने चीज को एंड पे जरूर इस चीज सॉल्व को करने की जरूर कोशिश सॉल्व करने की करेंगे। कोशिश करेंगे। हमारा कनेक्शन जो हमारा है शायद कनेक्शन जो है मंगराल शायद मुनीर साहब मंगराल से मुनीर नहीं साहब है। से नहीं है। जी जी मैम। सर आप सुन सक सर रहे आप हो सुन मुझे? सक रहे हो मुझे? आई थिंक नेट स्लो होने की वजह से इनका कनेक्शन जो है ये
राइट, ये बहुत हो एक गया। एक जी बहुत जी बड़ी एग्जांपल है कि है कि सब सब देखते हैं कि उड़ी देखते के हैं कि क्या उड़ी के हालात क्या हैं, हालात कि हैं, लोग अपनी कि बात लोग तक अपनी पहुंचा बात नहीं तक पा रहे पहुंचा नहीं पा क्योंकि रहे वहां पे क्योंकि नेट वहां पे कनेक्शन नेट स्लो है, कनेक्शन स्लो है, वहां पे वहां रोड पे रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम कनेक्टिविटी है की क्योंकि इस टाइम प्रॉब्लम है पे क्योंकि बहुत इस टाइम ज्यादा पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल है और स्नोफॉल है बाकी और बाकी बहुत से रीजन बहुत से इट रीजन मे बी से कि इट वहां मे बी लाइट कि भी ना वहां हो। लाइट भी ना हो। माजिद, लास्ट में माजिद, जाते लास्ट जाते में मैं जाते आपकी जाते तरफ मैं से आपकी एक तरफ से मैसेज एक चाहती हूँ मैसेज चाहती हूँ जो आप जो पहाड़ी आप पहाड़ी कम्युनिटी एट कम्युनिटी लार्ज एट को लार्ज को इन जनरल इन बताना जनरल चाहते हैं बताना और चाहते हैं यूथ को और इन यूथ को पर्टिकुलर इन बताना पर्टिकुलर चाहते बताना चाहते हैं। देखिए, यूथ को यही मैसेज है कि पहाड़ी कम्युनिटी के नौजवानों, आज एक चीज समझ लीजिए कि आप जब फॉर्म भरने जाते हो तो पहले आपसे 1000 रुपया लिया जाता था, आज आपको फ्री फॉर्म भरने दिए जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएसबी का हो। आज आपकी एडमिशन हर यूनिवर्सिटीज में फीस नहीं लग रही है, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट जॉब्स में होगा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन में होगा, हर जगह आपको इसका बेनिफिट है। तो अगर हकूक मिले हैं तो हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पहाड़ी कम्युनिटी के नौजवान जो है इस चीज को सीरियस लें। ये चीज जो है ये 1989 और 2025 कहाँ, 35-36 साल के बाद, 36 साल की स्ट्रगल है, कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं है कि आपको ये हक मिल गया है और आज कुछ लोग उठेंगे और हमारा हकूक को छीनने की कोशिश करेंगे। नौजवानों से यही गुजारिश है कि इकट्ठे हो जाओ, तो इत्तेहाद रखो अपने इकट्ठे होकर, जो अपने जो है अगर हमारे खिलाफ कोई भी अगर किसी तरीके का भी अगर हमारी रिजर्वेशन को छेड़ने की कोशिश की जाती है तो आप लोग जो है हर घर से हर कम्युनिटी पहाड़ी कम्युनिटी का नौजवान निकले और अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए फार फ्रंट आए। हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और आगे आना होगा। और एमएलए जो है पहाड़ी कम्युनिटी को, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपना स्टैंड जल्द से जल्द क्लियर कीजिए। कम्युनिटी चाहती है कि आपका स्टैंड क्या है, आप सिर्फ वोट लेकर जम्मू में आकर कोठीज में बैठकर हीटर लगाकर यहाँ बैठने के लिए नहीं हो, आपने कम्युनिटी के वोट लिए हैं और उनका स्टैंड जो है वो आप भी क्लियर कीजिए। मुझे लगता है एनसी सरकार जो है ये कभी भी नहीं ऐसा करेगी, एक बड़ी कम्युनिटी को, पहाड़ी गुजर कम्युनिटी ओबीसी एससी को नाराज करके 20-25 सीटें जो है इस वक्त सरकार में हैं और वो अपनी सरकार गिराना चाहेगी, ये कभी भी नहीं करेगी। उमर साहब जो है पहाड़ी कम्युनिटी के एस्पिरेशंस को फुलफिल करेंगे, मुझे उम्मीद है, और हम उन पे तवक्का रखते हैं, वो हमारे भी चीफ मिनिस्टर। जी जी जीत, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि बहुत आपने बहुत हमें कि ज्वाइन आपने किया। हमें ज्वाइन किया। मंगराल साहब आ मंगराल चुके साहब आ मगर चुके एक मगर लास्ट एक मैसेज लास्ट मैं आपकी मैसेज तरफ मैं से आपकी चाहती हूँ तरफ से चाहती हूँ कि आपके उड़ी का जो यूथ है उसको आप क्या कहना चाहते हैं, उड़ी की जो कम्युनिटी है आपकी पहाड़ी, उनको आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, उड़ी की यूथ के लिए, उड़ी की पहाड़ी यूथ के लिए मेरा एक ही मैसेज होगा कि पहले हमारा एक स्लोगन होता था कि हम क्या चाहते, एसटी स्टेटस। अब एसटी स्टेटस जो है वो मिल चुका है और उसकी हिफाजत की जरूरत है। अब मुझे लगता है उड़ी की पूरी यूथ को, पहाड़ी यूथ को पार्टी लाइन से बाहर आकर अपने इस जो हक है इसकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे लगता है ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए और इसकी हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि ये उनके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर उनको इस वक्त कुछ नहीं दे सकता है। अगर उनको कुछ मिलेगा तो इसी एसटी स्टेटस से मिलेगा। उनको अपनी रिजर्वेशन का जो ये हक मिला है, रिजर्वेशन का, इसी रिजर्वेशन राइट से, इसी रिजर्वेशन के इस कागज के टुकड़े से अगर उनको कुछ फायदा होगा तो इसी से होगा। लिहाजा ये इस जो ये ST2 है इसको कागज का टुकड़ा ना समझते हुए इसको अपने फ्यूचर का जो जमानत है, अपने फ्यूचर की जमानत समझकर इसके प्रोटेक्शन के लिए बाहर आए। और मुझे लगता है हमें जो हमारे खिलाफ जो साजिश हो रही है ये सिर्फ रिजर्वेशन तो इससे पहले भी थी, यानी कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इन्होंने अपने अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने मनपसंद एरियाज को आरबीए दे रखा है। तो तब तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब जब के पहाड़ी कम्युनिटी को जब से ये रिजर्वेशन मिली है तब से हर एक के पेट में दर्द हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें एक प्रेशर ग्रुप बनाने की जरूरत है, हर जगह एक प्रेशर ग्रुप बनाने की जरूरत है और हर जगह नौजवानों को सामने आकर अगर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तो उसकी भी जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी जो ताकत है हमारी वो है यूनाइटी। तो नौजवानों को चाहिए कि वो सामने अपने हकूक की हिफाजत करिए और समझें कि
हमारे फ्यूचर में ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है। थैंक यू सो मच मंगराल साहब, जी आपने उड़ी से ऑल टुगेदर हमें ज्वाइन किया और मैं समझ सकती हूँ वहाँ पे बहुत टेक्निकल ग्लिचेस चल रहे हैं। आज मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ये नेटवर्क फर्ज प्रॉब्लम रही, बनता है, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम। राइट, पूरी पहाड़ी कम्युनिटी का ये फर्ज बनता है कि अपने हक के लिए लड़ा जाए। जैसे बाकी लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, पहाड़ी यूथ को, पहाड़ी कम्युनिटी को एट लार्ज ये समझना होगा कि कुछ चीजें होती है जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए होती है। कई लोग इसको हो नेटवर्क सकता प्रॉब्लम है है, बहुत अपने, ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है। राइट, अपने बेनिफिट नहीं देख पा रहे हैं इसमें, लेकिन अपनी फ्यूचर जनरेशन का बेनिफिट आप इसमें समझ सकते हैं। आप लोगों का पूरा फ्यूचर जो है वो इस रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए आगे आइए। और मैं बाकी सब उन कम्युनिटीज की बात करूंगी जो इस तरीके के स्टेटस को ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं। उनका भी फर्ज बनता है कि वो बाकी कम्युनिटीज को भी सिमिलर प्लेटफॉर्म पे इस स्टेटस को एंजॉय करने का मौका दें। ये हमें स्टेटस जो है वो लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट के थ्रू मिला है और हमें पूरा हक है इसे एंजॉय करने का। अगर इसके ऊपर कभी भी कोई भी पार्टी अगर इस चीज को छीनने की कोशिश करेगी तो पहाड़ी कम्युनिटी एट लार्ज जो है वो इस चीज को कभी टॉलरेट नहीं करेगी। और मेरा पहाड़ी रिप्रेजेंटेटिव्स यानी हमारे जो इलेक्टेड एमएलएज हैं उनसे भी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत जरूरत है इस टाइम पे कि आप हमारे इंटरेस्ट को डिफेंड कीजिए, क्योंकि हमें आज आपकी जरूरत है। कल आपको फिर से हमारी जरूरत होगी तो शायद हम वहां पे आपको ना दिखे। तो इसीलिए आज आपको हमारा हाथ थामने की, कम्युनिटी को आगे ले जाने में आपकी क्या पार्टिसिपेशन है, ये हर कोई यूथ जो है वो आज देख रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने हमें ज्वाइन किया। इसी टॉपिक को हम आगे लेके जाएंगे और इसका पार्ट सेकंड जो है वो बहुत जल्द हम आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।